वेलकम अगेन टू नवर नाइट्स। कैसे हम सब लोग, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं समर के नेक्स्ट पार्ट को। समर के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब मेरा चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन। हमने इस समर के पहले 3 to 4 पार्ट पढ़े थे और आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई है मेरी मदद करो। हेलो, खुदा के लिए कोई मेरी मदद करो। अगर मैंने तन्हाई और ठंड से ही मरना था तो मेरे घर की चारदीवारी क्यों छीनी की गई। अब यहाँ हाइपोथर्मिया से मर जाऊंगी। मैं ऐसे मरना नहीं चाहती। अल्लाह जी किसी को तो मेरी मदद को भेजते हैं। अगर पहाड़ की चोटी से बर्फ़ तो का तोड़ा गिरा तो मैं पूरी की पूरी बर्फ़ में दफन हो जाऊंगी। कोई भी मदद को ना आएगा। भला इस वीराने की जानिब क्यों कोई आएगा। जनाब इधर नहीं, बाकी किसको मेरा इंतज़ार है होगा। कौन सा माँ बाप जिंदा है जो ढूंढने निकलेंगे। अगर बर्फबारी दोबारा शुरू हो गई तो हाय गर्मियों तक मैं इधर फ्रीज हो रहूंगी। जैनब यही समझेगी लाहौर वापस चली गई हूँ। अगर उसको क्या खबर होगी कि रास्ता भटक कर मर गई हूँ। या अल्लाह, गलती मेरी हुई है। घर पर मौत सामने आई तो मैंने बुआ के कहने में आकर दौड़ लगा दी है। वहां से बच्ची आ गई एक वीरान और तारीख घर में खौफ और बीमारी के साथ मौत का इंतजार किया। इधर जैन नहीं बचा रही, अब कोई भी नहीं बचाएगा। मैं आपके हवाले अल्लाह जी। कहीं इज़राइल को आए निकाल ले जान। स्यापा ही मुक्के। आसमान से ऊंची आवाज में बातें कर रही थी जब अचानक नीम अंधेरे में दरख्तों के दरमियान एक होलो साथ दिखाई दिया। रही सही जान निकल कर लमन पर आ गई। हाय, अब मेरा गोश्त जंगली जानवर खाएंगे। खाएंगे, कोई कब्र होगी ना ही कोई फूल डालने वाला होएगा। आंखें बंद किए जोरों के तार रोते हुए कलमा पड़ रही थी जब बर्फ में चलते कदमों की आवाज़ ऐन उसके चेहरे के करीब आ रुकी। सारा जिस्म ठंड से कम खौफ के मारे ज़्यादा कँपा रहा था। दांत एक दूसरे में बच रहे थे। आंखें खोल कर अपनी मौत को एक नज़र करीब से देखना चाहा तो सामने किसी जंगली बिल्ली बले के बच्चे के बजाय एक काले लिबास वाला निकाब पोश को देखकर हल्के से फल्क शगाफ चीख बरामद हुई। सारा जिस्म हल्का, जिसकी वजह से 1-2 इंच और बर्फ में घुस गई। आंखें फाड़ कर घूरा। गर्म ओनी निकाब से सिर्फ काली आंखें और सिर्फ माइल गुलाबी लब नग झांक रहे थे। काले ट्राउजर के ऊपर काली ही मोटी जर्सी पहनी हुई थी। उसके सामने हाथ में हाथ डाले घुटनों के बल पड़े सुकून से बैठकर रिसाले का जायजा लिया जा रहा था। शोर तो तुम ऐसे ही कर रही हो जैसे नॉर्थ या साउथ पोल के किसी ग्लेशियर्स में फंस गई हो, जहाँ का दर्जा हरारत -55 है या 60 के करीब है, और तुम्हारे पास आज आ जाकर 2-3 मिनट बचते हैं कलमा पढ़ने के और तौबा करने के। डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान है। बड़ी हद हुई तो दर्जा हरारत -20 या 25 तक गिर जाएगा, जिसमें आधा घंटा प्लीज 40 मिनट तुम्हारी बॉडी सरवाइव कर जाएगी। और जैसे कि आज का दर्जा हरारत ही सारा -7 को, तो फ्रोस्ट बाइट तक मुश्किल है। कहाँ हाइपोथर्मिया, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है ठंड लग जाएगी, वो भी अंडे सूप वगैरह लेना ठीक हो जाओगी। साले का वजूद ये एकदम साकित हो गया था, कपकपाहट भी खत्म हो गई थी। तुम वही हो। मैं तुम्हारी आवाज़ पहचान गई हूँ। वही बारीक आवाज़ थी। उसने सारा को दोनों बाजुओं के साथ थाम कर खींचा और अगले सेकंड बर्फ के बिस्तर से निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया। बाहर निकलते ही साले ने आओ देखा ना ताओ उस पर झपट पड़ी। 2-4 मुक्के ही न पड़े होंगे जो वो मरवत में खा गया, मगर सब साले का हाथ उसके नकाब की जानिब बढ़ा। उसको एक्शन लेना पड़ा। दोनों हाथ मजबूत गिरफ्त में लेकर साले की कमर से लगा दिए। खुद वो उसकी पुश्त की जानिब खड़ा हो गया। साले का सर उसके सीने के ऊपर रखा हुआ था। हाथ एक हाथ से उसके हाथ पकड़कर दूसरा हाथ कमर में डालकर उसके एहतजाज को रोका रहा था। मार क्यों रही हो, और ये सारी एनर्जी बर्फ से निकलने में क्यों नहीं सिर्फ सर्फ की। इधर तो बड़े आराम से कलमा पढ़कर मौत के फरिश्ते के सामने सरेंडर किया जा रहा है। उसको इस तरह लेकर वापस की जानिब बढ़ा। मोड़ काटते ही जाले की नज़र थोड़ी दूर खड़ी गाड़ी पर पड़ी। वो वही गाड़ी थी जिसमें उसने लाहौर से कॉरिडोर तक का सफ़र किया था। अब तो पक्का कंफर्म हो गया था कि ये वही आदमी है। गुस्सा और तकलीफ तो थी, मगर साले को एकदम तहफ़्फ़ुज़ और सुकून का एहसास हुआ। पैसेंजर सीट पर उसे डालकर वो खुद दूसरी जानिब से आकर ड्राइविंग सीट संभाली थी जब साले ने एक दफ़ा फिर उसके नकाब पर हमला करना चाहा, मगर हाथ दरमियान में ही रोक दिया गया और वो एकदम गुस्से से दहाड़ा।
धाड़ा, हाथ मत चलाओ, इंसान बनकर मुंह से बात करो, वरना मुझे भी जानवर बनकर बात करनी पड़ेगी। वो बिल्कुल मुतासिर ना हुई, बल बल बहते आंसू वो साफ करते हुए भराई हुई आवाज में बोली, पहले तो जैसे बड़े इंसान हो, जब मैं तुम्हें इस घर में छोड़कर गया था तो तुमने इधर रहकर मेरी वापसी का इंतजार क्यों नहीं किया? एक गैर और अनजान लड़की पर भरोसा करके उठ खड़ी हुई, तो क्या तुम मेरे अपने हो? क्या मेरे ख्वार खैर ख्वाह जो अपना चेहरा भी नकाब में छुपाकर सामने आए हो? मेरी बुआ ने तुम पर भरोसा किया था, तुमने वादा खिलाफी की और मुझे एक अनजान शहर में मरने को अकेला छोड़ दिया। मेरे पास ये शिकायतें सुनने का वक्त नहीं है। ये गांव है, तुम्हारी गैर मौजूदगी की खबर हर तरफ फैलते ही ये लोग तुम्हें ढूंढने निकलेगी। मैं तुम्हें रिहाइश को जाने वाली पगडंडी पर उतार दूंगा। कोई पूछे तो कह देना रास्ता भूल गई थी वगैरह। मैं वापस वहां नहीं जाऊंगी। उसके हतमा अंदाज पर गेर बदलता हाथ एक लम्हे को रुका। तो क्या मेरे साथ जाना है? ख्वाब देखना भी मत, ये ना मेरे पास घर है ना ठिकाना, इसलिए इधर नौकरी पर लगी हो तो चुप करके लगी रहो। तुम्हारे साथ जाती है मेरी जूती। काले करोटे इंसान, आखिर तुमने खुद को समझ कर लिया है मैं कोई मरी जा रही हूँ तुम्हारे साथ किसी टूटे फूटे जुन्नों के खंडरात में जाने के लिए? मैं वापस लाहौर जाना चाहती हूँ। तुम मुझे बस क्वाइटा थ्री ट्रेन स्टेशन तक पहुंचा दो। मैंने आज एक हफ्ता पुराना अखबार देखा है, मेरे कज़न की डेथ हो गई है एंड उसी दिन जिस दिन मैं वहां से आई थी। अगर ये सब हो जाना था तो काश मैं वो की बात ना मानती। अगर मैं मगर अब मैं यहाँ वहाँ पनाह नहीं ढूंढूंगी। मुझे घर वापस जाना है आज और अभी। वो गाड़ी एक दफ़ा फिर रास्ते में ही रोककर उसके सामने जाने मुड़ा। तुम्हारा वापस जाना अब मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? वो मेरा घर है, जब जी चाहे जा सकती हूँ। वो तुम्हारा घर था, मगर जब तुमने मेरे साथ होने का फैसला किया तो वो घर तुम्हारे लिए एक दुनिया की आखिरी जगह बन गई, जहाँ तुम्हें कभी अमान मिलेगा। हाँ, कभी मान मिलेगी। तुमने अखबार में वो खबर पढ़ी है जो तुम्हारे ताया की बेटियों और दामादों ने अपनी मर्जी से अखबार वालों को से छुपवाई है? और एक खबर वो भी है जो तुम्हारी सारी बरादरी और ख़ानदान में चह पैदा कर रही है। क्या मतलब? मतलब ये साले कि तुम्हारे बारे में यही राय कह जा रही है कि तुमने अपने किसी आशना के साथ मिलकर अपने मंगेतर को कत्ल किया है और इसी आशना के साथ फरार हो गई हो। साले को यूं लगा जैसे छत पर सर पर गिरी हो। रोना भी भूल गई। पूरा रुख मोड़कर उसकी आंखों के देखते हुए बेयकीनी से बोली, तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हारा मेरा मजाक नहीं है। ऐसा वो लोग सोच भी कैसे सकते हैं? मैं मेरी ताई कज़िनें ताई सब मुझे जानते हैं। मेरी किसी के साथ कोई शनाशाई नहीं है। उसकी आवाज़ में बेयकीनी ही बोल रही थी। और तुम ये सब कैसे जानते हो? तुम्हें किसने बताया? उसके दोनों हाथ भी अभी भी स्टीयरिंग पर धरे हुए थे और इर्द गिर्द फिर भी नजर रखे हुए था। ये सब बातें करने का इस वक्त टाइम नहीं है, अंधेरा फैल गया है। इस वक्त तुम्हारा वापस आना ज़रूरी है। मैं कल आऊँगा, तब पूछ लेना जो जानना चाहती हो। मगर जो मैं कहा है वो झूठ बिल्कुल भी नहीं है। फिर ठीक है, मैं अभी तुम्हारे साथ ही जाऊँगी, कोई नहीं जाना। मुझे वापस हॉस्टल से आंखों में गुस्सा गुस्सा जागा। अगले पल उसने डैशबोर्ड के खाने से एक सेल फोन निकालकर साले की जाने बढ़ा दिया। तुम्हारे आते ही अगले दिन इन लोगों को ने तुम्हारे साथ भलाई करने वाली माई को जहर देकर खत्म कर दिया था, क्योंकि घर के किसी मुलाजिम ने उसकी मेरे साथ होने वाली बातचीत धमकी देने मिलने पर सबके सामने वो गलती थी। ये लॉ एंड ट्रेस नहीं हो सकती। तुम अपने घर का नंबर मिलाओ, तस्दीक हो जाएगी। साले ने फोन थाम लिया उस आदमी ने, पर वो मजीद अंधा यकीन नहीं कर सकती थी। नंबर मिलाया, बेल चाह रही थी, साथ ही उसको अपने दिल की धड़कन अपने हल्क में सुनाई देने लगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सादिया आपा, मैं साले बोल रही हूँ। दूसरी जानब से आने वाली जवाब ने साले के हवास सलब कर लिए। सादिया आपा उसके साथ हमेशा बड़े प्यार से पेश आती थी, मगर इस वक्त वो ताई की तरह गालियों को कोसने दी गई। तुम मीसली चुड़ैल, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इस घर का नंबर मिलाने की? मेरे भाई को खा गई हो डैन। आखिर आखिर निकली ना तुम अपनी माँ जैसी बदकिरदार औरत। आप क्या कह रही हैं सादिया आपा? मेरी अम्मी के लिए ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल मत करें। तो मुझे सबक देगी। तो एक दफ़ा मेरे हाथ लग जा तेरे और तेरे इस यार का वो हशर कहूँगा कि आने वाली नस्लें याद करेंगी। बेगैरत, तुझे सारा शर्म ना आई हमारे सर पर यूं खाक डालते हो? इतने सालों से मेरे बाप ने तुझे सीने से लगा कर रखा है। उसका ये सिला दिया तुमने। मेरा एक ही भाई था साले, मेरा एक ही भाई था, तो तुम्हें मौत आए अल्लाह करे। कुत्ते साले के कामते हाथ से फ़ोन लेकर उसने लाइन काट दी। थोड़ी देर तक गाड़ी ने में खामोशी छाई रही। दोनों ही अपने सामने विंड स्क्रीन की दूसरी जानिब देखते रहे। अचानक साले के अंदर उबाल उठा। ऐसा लगा जैसे सारा कुछ बाहर आ जाएगा। अपनी जानिब का दरवाज़ा खोलकर वो वहीं झुक गई। बड़ी बड़ी कैक आई थी। जब बेहाल हो गई तो एक काले हाथ ने सफ़ेद टिशू उसके सामने आए थे। खामोशी से उस टिशू लेकर मुंह साफ किया। गाड़ी के अंदर हीटर की वजह से उसके कपड़े गीले होने के बावजूद सर्दी का एहसास शदीद ना हो रहा था, मगर उस वक्त वो
गाड़ी से निकल गई। दूर से घरों में जलती रोशनी नज़र आ रही थी, हवा जिस्म को जैसे चीर कर गुजरने के प्रोग्राम में थी। ज़हन की स्लेट बिल्कुल खाली हो गई, एक नज़र अपने गिर्द डाली, समझ में ही ना आया अब किधर ही जाए। सारे मंजर खाली, सारे मंजरें खाली, सारी ज़िंदगी की मेहनत रायगां चली गई। मरे हुए कदमों से जिस तरह रोशनी के नुक्ते नज़र आ रहे थे, इधर को जाने का फैसला करके आगे बढ़ी। तभी सामने से एक गाड़ी की हेडलाइट चमकी, साथ ही बर्फ़ में ज़ोर लगाने से इंजन का एहतजाज भी आया। उसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा, गाड़ी की पिछली लाइट हर लम्हे के साथ दूर से दूर होती दिखाई दी। बिल्कुल उसके मुस्तकबिल की तरह कुछ भी साफ न था। सामने से आने वाली गाड़ी में से परेशान सी शक्ल लिए नुमान बरामद हुआ। साले बहन, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ था? मैं आपको लेने आया, आप क्लिनिक पे थी ही नहीं। कब से मैं और गाज़ान आपको ढूँढ रहे हैं। मैं तो घर जाने के लिए निकली थी, मगर न जाने कैसे गलत रास्ते पर कदम डालकर रास्ते खो बैठी। मुझे घर ही नहीं मिल रहा। जो इसकी ज़हनी हालत थी, उसके मुताबिक जो अल्फ़ाज़ ज़ुबान से निकले, वो ऐन उसकी सूरत-ए-हाल के मुताबिक थे। नुमान को समझ क्या आते आते वो तो वही समझा जो ज़ाहिरी जो सामने नज़र आया था। चलें, शुक्र है अभी तो आप मिल गई। आइए आएँ, बैठे, घर चलते हैं। वो उसी तरह खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। उसी जानिब नज़र डाली तो एक दफ़ा फिर आंख भर आई। जो कानूनी तौर पर सबसे अपना था, वह यूं गैरों के बीच छोड़कर गैरों की तरह कब का जा चुका था। उसने एक नज़र वापस मुड़कर देखा भी नहीं कि हो सकता है किसी चोर डाकू की गाड़ी होती, तब क्या तब भी ऐसे ही चला जाता। मैंने बड़े गलत इंसान से बड़ी गलत उम्मीदें बांध ली। हेलो गजान, साले मिल गई है? हाँ, रास्ता भूल गई थी, मैं वापस आ रहा हूँ। नुमान ने फ़ोन पर इत्तला देने के बाद लाइन काट कर गाड़ी को मोड़ा और आगे बढ़ दिया। इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है साले, हमने तुम्हें ढूंढ ही लेना था। मुझे यही शक हुआ था। असल में क्लिनिक से सीधी सड़क बाहर को जाती है और वही सड़क दूसरी जानब आगे के कस्बों की जानिब तुम गलती से दूसरी पर चली पड़ी। साले जवाब में कुछ न बोले। जिस वक्त उनकी गाड़ी गेट से अंदर आ गई, बिल्कुल सामने गजान और दादी फिक्रमंदी से खड़े नजर आए। सारे को एहसास जुर्म ने घेरा। वो क्यों इन प्यारे लोगों के साथ के लिए परेशानी का बायस बन रही थी, जिन्होंने उसके लिए वो किया था जिससे वो अपने भी इंकारी हो गए थे। वो बाहर निकली तो दादी ने बाहों में ले लिया। शुक्र है तुम खैरियत से मिल गई। मेरा तो दिल परेशान हो गया था। साले को तो वैसे भी इस वक्त किसी के अंदर की अशद ज़रूरत महसूस हो रही थी, मगर उसने खुद को बड़ी मुश्किल से रोने से बाज रखा। उसके चेहरे की हवास बाख्तगी देखकर गज़ान ने लब खोले। माज़र चाहता हूँ मिस गुल, आपको पहले ही दिन ऐसी सूरत का सामना करना पड़ा, मगर कल से आपके लिए एक बंदे की ड्यूटी लगा दी है। मैं वो आपको लेकर भी जाएगा, सारा वक्त वहीं आपके साथ रहने के बाद आपको वापस भी लाएगा। आज तो मैं और नुमान कोयटा से आए, बड़ी लेट, वरना ये सब ना होता। कोई बात नहीं, आप लोगों की तो कोई गलती नहीं, मुझे ये अकेले नहीं आना चाहिए था। सारे ने सबको यूं शर्मिंदा देकर सफाई दी। चलो बच्चों, अंदर चलो, पहले सब खाना खाओ, वैसे भी बाहर बड़ी ठंड है। सारे ने इनकार कर दिया। नहीं दादी अम्मी, आप लोग जाएं, मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ प्लीज़। मैंने दिन में इतना कुछ खाया था, इस वक्त भूख नहीं है। बेटी इतनी देर से बाहर ठंड में घूम रही हो, अंदर चल के गर्म दूध काफ़ी का पी लो, चली जाना अपने कमरे में। उसके चेहरे पर बेचारगी देखकर खजान ने माँ को रोक दिया। अम्मा, मेरा ख्याल है मिस कुल काफ़ी थक गई हैं, अभी आराम ही करने दे। नुमान, सारा इनको आके कर आओ, मैं खाना लगा देता हूँ। सारे ने मशकूर नज़रों से गजान को देखकर शुक्रिया अदा किया, जिस पर उसने अपनी आदत के मुताबिक सरहस बाद में कम कर दिया। वो ग्राउंड पर पार्क करके वो ग्राउंड पार करके हॉस्टल के इमारत की जानिब चल पड़ी। अनुमान 3-4 कदम की दूरी पर जा रहा था। अनुमान के वालिद गांव के करता धरता आदमियों में से एक थे। अनुमान की 2 बहनें और एक छोटा भाई था। वालदा पूरी तरह से एक रुवायती पठान औरत थी, बड़ी दबंग टाइप औरत थी। बहनों की शादियां हो चुकी थी, वो खुद अभी सरकारी नौकरी कर रहा था, जबकि छोटा भाई अभी पढ़ रहा था। गांव में उनकी हवेली नुमा घर बड़ा नुमाया था। एक तो वो हसन का अहम उम्र था, दूसरा दोनों लंगोटिए यार थे, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी। दोनों एक साथ ही थे। वह नुमान को खुदा हाफिज बोलकर अंदर की जाने पढ़ने लगी थी जब नुमान के सौर पर रुक गई। गौहर, क्या कोई परेशानी है? साले ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। नहीं नुमान भाई, वैसे ही थकन की वजह नींद आ रही है। कहती हो तो मान लेता हूँ, पर अगर कोई परेशानी हो तो बिला झिझक बता देना। तुम मेरी सहेली जैसी हो, बहन हो। तुम मेरी जैनी जैसी ही बहन हो। किसी भी किस्म का मसला अपने तक नहीं रखना। अभी जाओ, आराम करो, कल इंशाल्लाह बात करेंगे। वो उसके सर पर हल्की सी थपकी देकर वापस मुड़ गया। न्यू शलवार सूट पर ब्राउन जैकेट, थोड़े लंबे बाल जिनको दरमियान में मांग निकाल कर सेट किया हुआ था। हल्की बाल होने की वजह से उस पर मांग निकालना जचता था। जितने दिन जैनब उसके साथ थी, सबके साथ तफसीली तारीफ के बजाय अच्छी खासी बातचीत भी निकल पड़ी थी। इसी वजह से नुमान उसको पूछ कर गया था। साले के दिल पर हर के दिल हर तो पहले ही
उस वक़्त पर ब बड़ा बोझ पड़ा हुआ था। तेज़-तेज़ किस्मत से अपने कमरे तक आई ताकि किसी लड़की की उस पर नज़र ना पड़ने से पहले वो बंद दरवाज़े के पीछे छुप जाए, क्योंकि उस वक़्त किसी से बात करने का मन ना था। अपने कमरे में आकर लाइट जलाई, थोड़ा-सा लॉक किया तो नज़र कमरे में मौजूद 3-4 शॉपिंग बैग्स पर पड़ी। इतना जासूस तक ना जागा कि आगे बढ़कर देख ही लेती कि ज़ाहिरा ने क्या कुछ खरीद कर भेजा है। वॉशरूम में जाकर गर्म पानी से मुँह धोया। आंसू पानी की धार से बा के साथ एक को तो अतर से बहते चले गए। कानों में एक ही जुमला गर्दिश कर रहा था, निकली ना आखिर माँ जैसी बदचलन। वही वॉशरूम के फर्श पर घुटनों के गिर्द बाजू में लपेटकर सिर घुटनों में छुपाए कितनी देर तक सिसकियां भरती रही। मेरी अम्मी बदकिरदार नहीं थी, अल्लाह की कसम, तुम सब लोग जानते हो बदकिरदार नहीं थी। मेरा किसी मर्द से कोई ताल्लुक नहीं है, या अल्लाह आप तो सब जानते हैं। दिलों के हाल जाहिर हुआ सोच सच, पर्दों में छुपे राज भी तो। अल्लाह जी, मेरे हिस्से में ये बदनामी क्यों आई? या अल्लाह, मेरी माँ के हिस्से में ये दाग क्यों आया? जब ये आपकी शान है, जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे ज़िल्लत की अमीर गहराइयों में धकेल दे। तो अल्लाह से मेरी शोहरत अम, पे ये ठहरी है कि अपने चाहने वाले के साथ घर से भागने वाली लड़की, वो तो मेरा कुछ भी नहीं है। उसको किसी और ने मेरे लिए जना चुना अल्लाह जी, और वो मुझे बेच रास्ते छोड़ गया। आपको क्या बताऊँ, आप तो पहले ही सब कुछ जानते हैं। 10-15 मिनट तक रो रो कर गुबार कुछ कम हुआ तो अपनी जगह से उठकर कमरे में आई। अलमारी में लटके कपड़े का निकाल कर लिबास बदला, लाइट बंद करके रज़ाई में लेट गई। आज का दिन कितना अच्छा और पुरअमीर शुरू हुआ था, इख्तिताम इतना ही मायूस-कुन। उसको समझ ना आ रहा था कि किस गम को रोना है, बुआ की मौत या सरफराज की मौत या फिर अपनी बदनामी पर। इसी तरह रोते-रोते नींद की वादी में उतर गई। वो लोग खाने की मेज़ पर मौजूद थे जब रहमत बीबी ने फ़िक्रमंदी का इज़हार करते हुए कहा, "हसन, तुम्हें सारे को इस तरह से जाने नहीं देना चाहिए। खाना खाकर सोती तो अच्छा होता, अब कहीं बीमार न पड़ जाए।" उसने अपनी प्लेट पर से नज़र उठाकर उन्हें देखा। "अम्मा, आपकी बात भी ठीक है, मगर आपने देखा नहीं उसके चेहरे पर रकम था कि वो रुकना नहीं चाह रही, इसलिए मैंने उसे ऐसा कहा। पिछले कई दिनों से खाने की मेज़ पर जाने और सारे की वजह से इतनी रौनक रही है, आज सोना नहीं है तो घर सूना लग रहा है।" रहमत बीबी की बात पर नुमान धीरे से मुस्कुराया, टिश्यू से मुँह साफ करते हुए बोला, "मोए ज़ैनी की रौनक 10 बंदों के बराबर है। सारे तो कम ही बोलती है, पर ज़ैनी को चुप कराना अज़ाब है। सारा दिन सर पर सवार रही है, लंच भी उसकी मर्ज़ी के रस्तों रांट से करना पड़ा। हालाँकि हसन यही कहता रहा, पेपर है, एक नज़र किताब खोलकर देख लो। मगर ना जी, ज़ैनी तो मेरी बुलबुल है, मेरी बाग का सुनहरी परिंदा। अल्लाह उसको मेरी भी उम्र लगा दे। साले बड़ी ही नेक फितरत बच्ची है, पर उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। शौहर मामूली सी बात पर झगड़ कर उसे छोड़कर चला गया।" रहमा बीबी की बात पर दोनों दोस्तों के कान खड़े हो गए। "क्या मतलब है?" हसन ने उलझन भरे अंदाज में पूछा। "तुम लोगों से मैंने एक बात छुपाई है।" रहमान ने बारी-बारी दोनों को देखा जो खाने से हाथ रोककर उनको देख रहे थे। "साले को कोई पुरानी दोस्त नहीं है। साले ना ही सैनी की कोई पुरानी दोस्त है, ना ही वो इतना अपना तबादला करवा के यहाँ आई है।" गज़ान ने संजीदा नज़रों से दादी को देखते हुए पूछा, "अगर वो सैनी की दोस्त है ही नहीं, सरकार की तरफ से यहाँ भेजी गई है, तो अम्मा फिर ये है कौन और हमारे घर में क्या कर रही है?" देखो ग़ज़ान, परेशान होने की होने या गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। पिछले कितने दिनों से वो हमारे साथ है, मैं खुद उसको आज़मा और परख रही हूँ कि कहीं कोई झूठी लड़की ना हो, मगर मुझे लगता है कि उसने जो कुछ कहा है सच कहा था। अब की दफ़ा सवाल जवाब नमाज की जानिब आया था, क्या कहा था? पंजाब से शादी करे होकर यहाँ आई है, शोहर के साथ कोयटा रहती थी, शोहर लड़कर कहीं चला गया, वापस नहीं आया, उसको किराया ना देने पर किराएदार ने घर से निकाल दिया। सैनिक को बस स्टेशन पर होती यूं ही मिली। "अम्मा, ये जिंदगी है या कोई फिल्म? आपने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? 150 करोड़ एकड़ क्यों का भरा हौसल है, जो कि मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं आपसे इस कदर गैर ज़िम्मेदारी की उम्मीद नहीं रखता। अगर ये लड़की कोई और ही नहीं ड्रामा निकल आई तो फिर गसान तुम खामख्वाह जज्बाती हो रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हें वो शक्ल से ऐसी लगती है? अम्मा, काश इन सारी शक्लों पर लिखा मिल जाए कि कौन चोर है और कौन मुहाफिज। उस सैनी की तो मैं कल जाकर खबर लेता हूँ और इस साले को भी देखता हूँ। हद है, हम लोग इतने प्यार से पेश आ रहे हैं और वो हमारे साथ झूठ बोल रही है। गसान उसे झूठ नहीं बोला, और अगर तुम्हें उसके हॉस्टल जाने और रहने पर इतराज़ है तो मैं कल ही उसको अपने पास इधर ही अपने घर में ले आऊँगी। पर खबरदार, जो तुमने उस बच्ची के साथ कोई सवाल जवाब शुरू किया, वो भी मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं देख लूँगी। तुम्हें चावल और दाल डालूँ? नहीं जी, पेट भर गया, बस काफ़ी है कि साथ थोड़ा मीठा लूँगा। क्या ख़्याल है शाह जी, थोड़ी वॉक हो जाए? उसने नुमान से पूछा, जो कि नल पर हाथ धो रहा था।
हाँ, क्यों नहीं, चलो। दोनों कर्मचारी उठकर घर से निकल गए। थोड़ी देर खामोशी से चलते रहे। गजान ने चौकीदार के कमरे का एक चक्कर लगाया, जहाँ वो सीसीटीवी कैमरे के मॉनिटर के आगे बैठा अपने फ़ोन पर कोई मूवी देख रहा था। शाबाश है उस्ताद, काम चालू रखो। समुद्र खान ने शर्मिंदा सी मुस्कुराहट के साथ फ़ोन रखना चाहा, मगर गजान ने मना कर दिया। कोई नहीं, देख लो यार, मना थोड़ी कर रहा हूँ। हवा पर हर वक्त तमाली फिल्में ऐसे देखते हो जैसे तुम्हें इनकी बड़ी समझ आती है। सर समझ तो नहीं आती, पर को इनका एक्शन बड़ा अच्छी लगता है। एरो एक हाथ मारती है और गाड़ी उड़ता है, हीरो एक हाथ मारती है और गाड़ी उड़ता है, ओ जाती है। गजान के साथ बाहर खड़े नुमान की भी हंसी निकल गई। दोनों आगे बढ़ गए। नुमान, हमारे लोग बहुत सादे हैं यार। हूँ, पर मेरे ख्याल में ज़्यादा सादगी भी अच्छी नहीं होती। बाज़ औक़ात नुकसान वो तेज साबित होती है। इंसान को कम अज़ कम समाना शनास होना चाहिए। वैसे गजान, तुम सारे की कहानी पर यकीन कर रहे हो? यार पता नहीं। अब अम्मा भी इतनी गई गुजरी रहने और आए वाली तो नहीं है। शायद सच ही तो कही हो, पर फिर भी मिस गुल मशकूक हो गई है। मेरा ख्याल है कि तुम इसको कल अकेले ही समेत सारे बात पूछ लो। हो सकता है वाकई वो मजबूर होकर हमारी मदद की ज़रूरत हो, क्योंकि मैं उलझन का शिकार हो गया हूँ। कैसी उलझन? गोहर गोहर कहाँ जहाँ से मिली थी, वहाँ से किसी गाड़ी के टायरों के निशान थे। दूर से जाती हुई बैक लाइट्स भी नजर आई। यार वो एक ग्राह गुजर है, जो होगा कोई अगले देहात का। नहीं गसान, जिस गाड़ी के वो टायर थे अपने इलाके में से किसी के पास नहीं, और ना ही उस तरह कोई आर्मी वालों की छावनी करीब है। और सबसे अलार्मिंग कोहर का अंदाज था। तुमने देखा है वो कितनी परेशान थी, रोई हुई भी लग रही थी। रास्ता भूलकर परेशान हो गई हो। लड़कियां लड़कियां इतने से दिल की होती हैं, रोने लग गई होगी। ज़रूरी तो नहीं कि गाड़ी की उसका उससे तो कोई ताल्लुक हो, या फिर ये हो सकता है कि ये कोई एजेंट हो, अपने मुल्कों से मिलने के लिए हम अपने मुल्कों से मिलने के लिए भटकने का नाटक कर रही हो। यार गजान, थ्रिलर नावल कम पढ़ा करो। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, हो सकता है अपने शोर से लड़कर निकलने के बजाय उससे डर के भागी हो, और अब उसको इल्म हो गया हो कि यहाँ है, वो उसके पीछे आया हो, और अब सारे उसके लिए परेशान हो। ओह, तुम्हारा मतलब है कि ये भी स्लीपिंग विद द एनिमी जैसा सीन है, जैसे जो जोलिया रॉबर्ट अपने जालिम साइको शोहर से डरकर उसे ड्रग्स देकर भागी थी, ऐसे ही मिस को भागकर पनाह ढूंढते हुए आई हैं। इंटरेस्टिंग यार, तेरा दिमाग तो सर्दी खा खा कर बड़ा जहीन हो गया है। 100% नहीं, पर 50-50 ऐसा लगता है। दूसरा, हम अपनी तफ्तीश कर लेंगे। हाँ, हम तो ठहरे। ज़रा ज़रा सीवन, सीधे से कल पूछूंगा मिस गुल, अगर हमारी मदद चाहिए तो सच बोलो, वरना अपना रास्ता नापो। या ना यार, ऐसे बददीन बात मत कर बात मत करना। चिड़िया सी तो है, झूठ क्यों बोलेगी? अपनी बहन है, होगी तेरी, मेरी तो नहीं है। अच्छा जी, एक बहन बनाते हुए बड़ी तकलीफ हुई है, और जो 300 लड़कियों को बेटी कहते हो, वो क्या है? वो अलग बात है, वो मेरी जिम्मेदारी है। मेरी जीनी जानी जैसी बेटियां हैं। ये भी किसी की बेटी है। हाँ, किसी की है, मेरी नहीं। बड़े कमीने हो। मैं अब घर चलता हूँ, सुबह वापस आना है। कल अगर आ गया तो मुलाकात हो जाएगी, वरना वीकेंड पर मिलेंगे। और प्लीज़ कोहर को इधर ही रहने दो। ओके, खुदा हाफिज। सदा के बदवा इंसान। हाँ, तुम जो अकले कुल हो। इंसान हंसते हुए घर आ गया, जबकि नुमान अपनी गाड़ी की जाने बढ़ गया। घासी बता रहा था, परसों आपने कॉल की थी। हाँ, किया था फ़ोन, जब तुम अपने दोस्त के साथ मसरूफ थे। ताना पहले मार लें, और क्या ज़रूरत थी कल इतने खाने बनाकर ड्राइवर के हाथ बेचने की? अम्मा, यहाँ पर भी खानसमा मौजूद है, हर तरह खाना बना लेती हैं। ऐसे चोंचले मिडिल क्लास लोगों को सूट करते हैं। तुम हाई क्लास हो। मैंने वो खाना अपने बच्चे के लिए बनाकर भेजा है, जिसके लिए तुमने आज तक एक काम भी अपने हाथों से नहीं किया। फीडर और नेपियन तक मुलाजमों ने बदली हैं। एक दिन तुमने दोनों बच्चों को सीने की गर्मी नहीं दी। दोनों ही डब्बे का दूध पीकर बड़े हुए हैं। न जाने तुम जैसी माँ को माँ क्यों कहा जाता है। क्या गाजी को मेरा भेजा खाना पसंद नहीं आया था? दोनों बाप बेटा पागलों की तरह कल से ही वही खाना खा रहे हैं। सख्त उलझन होती है मुझे ऐसी चीज़ें रवैयों से। तुमने आज तक अपने सिवा किसी से मोहब्बत जो नहीं की। तुम्हें तो मोहब्बत के इजहार पर उलझन ही हो गई। अम्मा, मैंने अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं किया। आपने चाहे मुझे 1.5 साल तक सीने से लगा कर रखा,
اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا بنا کر کھا لائے، پر میں پھر بھی کیا کیا کر دیا، میری ساری خوشیاں چھین لی، مجھے عمر بھر کے لیے تہی داماد کر دیا، میرا دل ہی ویران کر دیا۔ جب کسی کا دل ہی مر جائے تو اس کو کوئی کیسے اچھا لگے گا؟ مجھے ابھی کچھ اچھا نہیں لگتا، نہ یہ گھر، نہ یہ آدمی، نہ اس کے بچے۔ میرا جی چاہتا ہے کسی ایسی جگہ چلے جاؤں جہاں ان میں سے کسی کی منحوس شکل نظر نہ آئے۔ اوپر سے وہ شوخی نوشابہ دونوں بہنیں آ جاتی ہیں سر کھانے، ذرا سا کوئی موقع ادھر ہی عورت اپنے گھر تو چین ہی نہیں پڑتا، کہاں وہ اتنا ہم تمہاری طرف آتی ہیں، کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانکو، کتنے کتنے مہینے آ کر باپ کی چوکھٹ پر پڑی رہتی ہو، وہ تو دونوں اتنے سعادت مند بیٹیاں ہیں، اپنے گھر بار محبت کرنے والی، 2-4 ہفتوں بعد آ کر ایک لنچ یا ڈنر اپنے بھائی اور اس کے بچوں کے ساتھ کر لیتی ہیں، تو تمہیں تک کیا تکلیف ہے؟ تم نے ان کو پکا کر تو نہیں کھلانا ہوتا؟ آپ ساری دنیا کی خوبیاں ڈھونڈ کر نکالیں گی، پر ایک اپنی بیٹی میں آپ کو دنیا بھر کے عیب ہی عیب نظر آتے ہیں۔ لوگوں کی مائیں ہنی اولاد کو دیکھ دیکھ کر جیتی ہیں، میں بھی تو یہی کہتی ہوں، تمہیں اپنی اولاد نظر کیوں نہیں آتی؟ یو نو واٹ امی، جسٹ فور گیٹ اٹ، میری بھول ہو گئی جو میں نے آپ کا نمبر ملا لیا، گھر پر آنے سے آپ کی شوہر سے منع کر دیا ہے، فون پر آپ اتنی اچھی طرح پیش آتے ہیں کہ انسان مڑ کر کبھی ایسی حرکت نہ کرے، اپنی دنیا میں خوش رہے، آپ کی بلا سے اولاد چاہے مرے یا جیے۔ غصے سے فون پٹک دیا، اسی وقت احمد یار کمرے میں آیا، اس کے فون کے ساتھ سلوک کو دیکھ چکا تھا، دروازے کے قریب ہی کھڑا ہو کر سلام لی، جس کا کوئی جواب نہ ملا، اپنی جیکٹ اتار کر ہینگرز پر ڈالنے کے بعد گن کا لنکس نکالتے ہوئے اس کے قریب آیا، جو بڑی صبری ماتھے پر تیوری لیے بیڈ کے پائے پہ بیٹھی تھی۔ احمد یار نے کف لنکس دراز میں رکھے، ٹائی کی نوٹ کھول کر نکالی، نظریں بیوی کی تاثرات پڑھ رہی تھی۔ آج کیوں موڈ خراب ہے؟ میرا موڈ ہی نہیں، قسمت بھی خراب ہے۔ اور کیوں خراب ہے؟ تو ایسے پوچھ رہے ہو جیسے ٹھیک کرنے کی طاقت رکھتے ہو۔ طاقت تو میں رکھتا ہوں، پر اچھی فطرت مارتی ہے، ہاں؟ اچھی فطرت، یہ بھی خوب کہی تم نے۔ خیر، میں دوستوں کے ساتھ ڈنر پر جا رہی ہوں، تمہاری باتوں سے مزید اپنا موڈ غارت نہیں ہونے چاہتی، تمہاری دیوانی ساس پہلے ہی میری دماغ کا رائتہ بنا چکی ہے۔ I really feel sorry for you۔ کبھی 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 میں تمہیں صرف اس لیے معاف کر دیتا ہوں کہ تم اب ان کی بیٹی ہو، کاش تم ان جیسی ہوتی تو پھر تم نے انہی سے شادی کر لینی تھی مجھ سے، کیونکہ وہ اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کہہ کے احمد یار صوفے پر گر سا گیا۔ جانتی ہو آج کل میرے اندر ایک جنگ چل رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بے ترتیبی میری زندگی گھر اور بچوں کے ساتھ ہے، اس میں تمہارا نہیں میرا قصور ہے۔ پنجابی میں ایک لفظ بولتے ہیں نکیل، میں نے تمہیں نکیل نہیں ڈالی کیونکہ میرا فلسفہ مختلف ہے، نہ میں تشدد کا قائل ہوں، نہ بے جا سختی کا، مگر مجھے اب ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ میں نے تمہاری اوقات سے زیادہ تم سے نرمی برتی ہے، جس نے تمہیں احساس برتری کے نشے میں چور کر کے بالکل اندھا کر دیا ہے۔ مگر ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا سہرا، جو لوگ حد سے زیادہ آپ کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، جب ان کی نرمی کو انسان ان کی کمزوری سمجھنے لگے تو وہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارتا ہے۔ اس لیے میں کہوں گا میری برداشت کو اس حد تک نہ آزماؤ کہ جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں نکل سکے۔ اس کو مسلسل گھورتی رہی، مگر وہ اپنی بات مکمل کر کے باتھ روم چلا گیا، واپس آیا تو وہ کمرے میں نہیں تھی، اسے کنفرم بھی نہیں کیا کیونکہ گاڑی کے جانے کی آواز سن چکا تھا۔ فریش ہو کر کمرے سے نکل آیا، دونوں بچے سیٹنگ روم میں بیٹھ کر ملازمہ کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم، دونوں چونک کر خوش دلی سے متوجہ ہوئے، گڑیا بھاگ کر باپ کی گود میں چڑھی۔ وعلیکم السلام پاپا، آپ کا دن کیسا گزرا؟ غازی بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر ملا۔ میرا دن بڑا بیزی تھا یار، تمہارے آغا جی بڑے ظالم انسان ہیں، بڑا کام لیتے ہیں، ایک ساتھ 4 بڑے کیس مجھے دیے ہوئے ہیں، آج تو لنچ کا وقت بھی نہیں ملا۔ پاپا میں کھانا لگانے کو بول دوں؟ مجھے بھی بھوک لگی ہے، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا تاکہ کھانا ساتھ کھائیں۔ ہاں یار بول دو خود۔ اس نے فون اٹھا کر بھائی کا نمبر ملایا۔ ہیلو سلام یار، 5 منٹ کے اندر جکی والے کیس کی فائل لے کر پہنچو، کھانا تب تک لگ چکا ہوگا، دیکھو لیٹ مت ہونا، بچوں کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ 5 کی بجائے محمد یار 10 منٹ بعد پہنچا، مگر دونوں بھائیوں نے اگلے 2-3 گھنٹے تک بچوں کو ذہنی طور پر اس قدر مصروف رکھا کہ ان کا دھیان ماں کی طرف جانب نہ جانے دیا۔ چاروں ٹی وی کے سامنے ہی تھے، گڑیا باپ کی گود میں سو رہی تھی، احمد یار خود بھی اونگ رہا تھا، غازی چچا بھتیجا ٹاپ گیئر دکھتے ہوئے جرمی کلارکسن کی حرکتوں پر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ محمد یار بولا، اگر یہ کلارکسن اس شو میں نہ ہوتا تو شو ایک دم بور ہونا تھا۔ محمد کی آواز پر احمد کی آنکھ کھل گئی۔ یار تم لوگ آہستہ نہیں بول سکتے؟ گدھوں کی طرح دانت نکارے ہو؟ جناب والی، مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اپنے حجرے میں جا کر آرام فرمائیں، جگہ آرام کرنے کی یہ سیٹنگ روم نہیں ہے۔
मोहम्मद के कहने पर अहमद यार ने आंखें मसलते हुए एक नज़र घड़ी पर डाली। 10:30 हो चुके थे। बेदेरी से गुड़िया को गोद में लिए वो वहां से उठ गया। गुड़िया को इसके बेड पर डालकर अच्छी तरह ढांपने के बाद मुंह चूमकर वहां से निकल गया। अब गाजी की बारी थी, जो बाप की सवालिया नज़र देखते ही उठ खड़ा हुआ, मगर फिर बोला, पापा आपको याद है आपने वादा किया था गुड़िया की चौथी सालगिरह पर आप हमें फॉर्मूला वन दिखाने दुबई लेकर जाएंगे। हाँ भाई मुझे याद है, मगर वक्त नहीं मिला। इंशाल्लाह हफ्ते 2 तक प्रोग्राम बनाते हैं। क्यों मोहम्मद, क्या ख्याल है, चलोगे? आप मेरा खर्चा उठाने को तैयार हैं तो बंदा इनकार क्यों करेगा? अपनी तनख्वाह से क्या दूसरा मुल्क बनाओगे जैसे संभाल संभाल कर रखते हो? जब गाजी 20 साल का होगा तो इस पैसे से हमें दोनों चच्चा भतीजा वर्ल्ड टूर पर जाएंगे। हॉलीवुड के अपने पसंदीदा सितारों से मिलकर आना है। इसके लिए बहुत पैसा चाहिए। आप अगर कभी हमारे कास्ट में मदद करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। अहमद यार ने हंसते हुए नफ़ी की, तुम और तुम्हारी गप्पें। चलो गाजी सो जाओ, कल स्कूल है। गुड नाइट पापा, उसने बाप के गले लगकर शेर कहा। लव यू चाचू, गुड नाइट। लव यू टू चाचू की जगह घासी के जाने के बाद अहमद यार भाई के कंधे पर सर रखकर बैठ गया, जो धीमी सी आवाज़ में पूछा था, आखिर कब तक यही सीन चलना है? मुझे लगता है मेरी सारी उम्र ऐसी ही गुजरनी है। भाई उस औरत को छोड़ दे। बच्चों को क्या जवाब दूंगा? आपका बेटा अब हर बात समझता है। आपको किसी को जवाब ही देना पड़ेगा। पर अगर इस औरत ने अपनी कहीं नाक डुबोई तो हम अपनी नस्लों को क्या जवाब देंगे? मर्द घर पे मौजूद है, घर की औरत बगैर किसी काम के बाहर घूम रही है। मगर मोहम्मद यार, मुझे लगता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुम बूढ़े हुए नहीं कर दिए गए हो। यार मुझे अपनी बीवी से इतनी कामिल मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी। जहाँ आप महबूब को उसके ऐपों समेत कबूल कर लेते हैं, मुझे भी अब इस माशरे के 90% 90% शोहरों वाली मोहब्बत करनी चाहिए। तो बीवी को जिस्मानी तस्कीन के लिए आंखें बंद करके बरतते हैं, मगर जब औरत के हकूक़ की बात आती है तो उसको उसके ऐप गवा कर एहसास जताते हैं। हकूक़ नहीं देते। तब ही बाहर गाड़ी का हॉर्न और फिर गेट खुलने की आवाज़ है। मोहम्मद अपनी जगह से उठते हुए बोला, हकीकत बड़ी वाज़ेह है, पर मेरे हाथ में कोई सबूत नहीं है। जिस दिन मुझे सबूत मिल गया मैं उस औरत को माफ़ नहीं करूँगा। उसने बड़े खूबसूरत दिलों का कत्ल किया है। सहारा के अंदर आने से पहले ही मोहम्मद यार अपनी स्पोर्ट्स बाइक पर पीछे दरवाजे से निकल गया। अहमद यार गेस्ट रूम में बंद हो गया। दोनों भाई अपनी गुफ्तगू के दौरान अंधेरे में खड़ी गाजी की मौजूदगी से लाइनम ही रहे। जो अपने गाल साफ करता वापस अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। सरमीन आईने के सामने बैठकर आदत के मुताबिक सोने से पहले अपने बालों को ब्रश कर रही थी। उसके पुष्ट की जानिब नज़र डालकर रात पर एक और रात का गुमान होता था। इसके बाद घने और बेइंतहा सिल्की थी। इब्राहिम शाही ने एक नज़र बीवी के मासूम सरापे पर डाली। सारा दिन क्या काफ़ी नहीं होता तो तुम आधी रात को जुल्फे संवारने बैठ जाती हो, या फिर मैं कमरे में आना ही छोड़ दूँ? वो गुजरे 7 सालों में शौहर के मिजाज से अब इस कदर आशना हो गई थी कि अब इब्राहिम को बात कहनी ही नहीं पड़ती थी, मगर ये आदत उसको कई दफ़ा जलील करवा चुकी थी। वो भी मजबूर थी कि जब तक कंघी न कर लेती, नींद न आती, उस वक़्त भी फ़ौरन बाल समेट कर खड़ी हो गई। आप गुस्सा ना हो, मैंने बाल समेट लिए हैं। मैं तुम्हें कितने दफ़ा कह चुका हूँ, मुझे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं है। मेरे ऑफिस में कोई वर्कर दूसरी दफ़ा गलती करे तो नौकरी से ही कर जाता है। अगर मुझे अपनी बीवी माँ का ख्याल ना होता तो घर में भी कब का ये सूल लागू कर चुका होता। वो शर्मसारी आकर उसके करीब बैठ गई, तो सिगरेट की राख एस्ट्रे में झाड़ते हुए कीना तोस नजर से घूर रहा था। ये जोड़ा कब बनवाया? रंग तो तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आपको अच्छा लगा? वली भाई ने दिलवाया है, उनको ये रंग बड़ा पसंद आया है। वो कब आया था? पिछले हफ्ते आए थे। क्या इधर घर पे आया था? नहीं, जल्दी में थे, बस एक दिन की छुट्टी थी, इसलिए अम्मी की तरफ ही मुझे बुलवा लिया। हाँ भाई, वो नवाब आदमी है, मेरे घर में कदम रखते तो उसकी शान घटती है। मेरी बीवी को आधे मुंह से फ़ोन करके भाग खड़ी होती है। शोहर की इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओ बस बीबी, बंद करो ये अपने भाई की सफाइयाँ देना, जैसे जानता नहीं हूँ कि वो मुझे न पसंद करता है। उस नेक मोहब्बत वतन सिपाही को लगता है उसका बहनोई 2 नंबरी न करने वाला मक्कार इंसान है। फिर खुद ही सारा धुआं उसके चेहरे पर फेंकते हुए फलक शगाफ कहका लगाकर हंसा। वैसे है बड़ा सियाना, जो काम उससे उससे छुपा कर करता हो उसको इनकी खबर हो ही जाती है। सारे ने जासूस छोड़े हुए हैं, पर ये मेरा कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जानती हो क्यों? क्योंकि उसकी बहन आपके पास है। सरमीन के जवाब पर वो एक दफ़ा फिर कहका मार कर हंस का, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, समझदार हो गई है। मेरा पाँव वली अल्लाह के शय रग पर धरा है। जब चाहूँ तंदा छुरी से काट कर रख दूँ। बड़ा प्यार है, बहन से तड़पता मर जाएगा। आपको भाई से क्या बैर है? उन्होंने तो आपको कभी बुरा नहीं चाहा। वो चाह भी तो ले तो इब्राहिम शाही का बाल भी बेकार नहीं कर सकता। मैं बड़ा अच्छा मूड लेकर तुम्हारे पास आया था, मगर तुमने सारा सत्यानाश कर दिया। तुमसे बेहतर वो औरतें
हैं जिनके सामने नोटों की एक घंटी फेंकूं, अपना तन मन वार कर कदमों में रखती हैं। तुमसे बढ़कर हसीन और नाजुक अंदाम तुम क्या हो। नाराज हार्ट प्रेशर वो दूसरे पल कमरे से जा चुका था। सरमीन ने अपने सीधे हाथ की गुलाबी हथेली की लकीरों पर उंगली फेरी। जिंदगी हद्दे मुसलसल की तरह काटी है। जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। सरमीन और वलीउल्लाह वही दो ही भाई बहन थे। वालिद अरामी ने शहीद के मरतबे पर इस वक्त फायज होने वाली जब वली 8 साल का था। वालदा ने दोनों को अपने पुरशफीक परों में समेट लिया। वाली के रोल मॉडल हमेशा से अपने अब्बू ही रहे थे, जिनकी पैरवी में उसने तालीम मुकम्मल की और फौज में भर्ती हो गया। उसका ख्वाब ज़मीन को अभी फौज में लाने का ही था, मगर उस जमाने में उस लड़के को फौज में भेजने का रुझान बिल्कुल भी ना होने के बराबर था। खास करान के ख़ानदान में तो लड़कियों को नौकरी करना ही नहीं दिया जाता था। कहाँ फौज में भेजने की इजाज़त मिली। सारे का रिश्ता फूफा फूफी का ने उसकी बड़ी छोटी उम्र में ही अपने छोटे बेटे के लिए मांग लिया था। तब फूफी के माली हालत कुछ इतनी अच्छी ना थी। फूफा फ्री अरकान के मरीज थे, जो आखिरी स्टेज पर था। इब्राहिम अभी ज़ेर तरीम था, पर बड़ा फ़हीम भी मर के ग्रेजुएशन करने के बाद बस यहाँ वहाँ दोस्तों के साथ वक्त गुजारता था। उसके ऊंचे शौक थे, मगर सरमाया नहीं था। घर में आमदनी का जरिया आ जाकर चंद ज़मीनों के से मिलने वाला ठेका ही था। मगर फिर देखते ही देखते हालात बदल गए, जिसको अगर कोई कह के रात अमीर हो गए तो गलत नहीं होगा। अफ्राहीम नेशनल असम्बली की सीट जीत गया। इलेक्शन में खुला पैसा खर्च किया। कहाँ वो लोग पैदल आते जाते थे, आम से लिबास पहनते, अब तो अमदा लिबास और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आने लगी। पुराना मोहल्ला छोड़कर नई साफ सुथरी स्कीम में मोहम्मद महल जितना घर ले लिया। इब्राहिम ने छोटे भाई को पहले ही बाहर भेजा। वहाँ चंद साल गुजार कर वापस आया तो इधर कारोबार शुरू करवा दिया। फिर तो सारे ठेके इब्राहिम की कंपनी को मिलने लगे। बिजनेस हर गुजरते दिन के साथ ऊपर से ऊपर गया। इस सफ़र में कितनों के हक मारे गए, कितनों को पाँव तले कुचला गया। इस बारे में बात करने से उनके रिश्तेदार तक डराते हैं थे। रिश्तेदार भी वही साथ रहे जो जी हजूरी कर लेने वाले थे। गरीबों को तो मुंह लगाना ही छोड़ दिया। ज़मीन की मंगनी जब हुई तब वो 15 साल की थी। फूफी ने कहा शादी उसकी तरीम मुकम्मल होने के बाद करेंगे, मगर जब अपना बेटा बरसरे रोजगार हो गया तो उन्होंने शादी की जल्दी मचा ली। वलीउल्लाह ने माँ को साफ लफ्ज़ों में कह दिया था। इब्राहिम की शहरत और जिन लोगों के साथ उसकी तरीम दरियाँ थी, उस हिसाब से वो ज़रमीन जैसी लड़की के बिल्कुल नामौज़ूद है। मगर अम्मी क्या करती। एक ही नंद उसको भी इतने सालों से ज़ुबान दी हुई थी, अब एकदम ऐन वक़्त पर इनकार करना आसान नहीं था। वैसे भी उन्होंने भाउज को तसल्ली दी थी। ज़रमीन ब्याह कर अपने फूफो के घर जा रही थी, कहीं गैरों में नहीं। शहज़ादी बना कर रखूँगी। अम्मी नंद पर भरोसा करके ज़रमीन की शादी 1 साल बाद ही अपनी असल मंजिल को रवाना हो गई। फूफी ने तो अपना वादा वफा किया, मगर फूफी के बेटे को सारी दुनिया अपने इख्तियार में लगती थी। ज़रमीन से पहले ही कहीं से इश्क और कई से सिर्फ जिनसी ताल्लुक़ हो चुका था। फिर वहाँ ज़रमीन जो कि सांवली सी एफए पास भोली भाली सी लड़की इतने बड़े अड्डे को कैसे काबू करती। माँ की वजह से वो मजबूर था। उसको इज़्ज़त और एहतराम पूरा मिलता था, मगर शोहर के लिए वो सिर्फ एक कार्रवाई थी जो माशरे में महसूब नजर आने के लिए उसने इस औरत को अपने साथ जोड़ रखा था, क्योंकि थी वो एक ख़ानदानी औरत। अब ज़रमीन के लिए सारी दुनिया उसके भाई थी, जो सब जानते हुए भी उसके उसके सामने इंसान बन जाता। और सरमीन भाई से हर दर्द छुपाने के चक्कर में खुल रही थी। हो सकता है अगर शादी 20-25 साल की उम्र में हुई होती, जब जिस उम्र में इंसान को ज़माने की कुछ हवा लग जाती है। तालीम जारी रखने से हर रोज़ की पब्लिक डीलिंग होती है, इंसानों की पहचान होती है, तो हो सकता है वो अपने लिए खड़ी होती, या कम अज़ कम इब्राहिम को तो ये एहसास दिलवा सकती कि आला और दान का रिश्ता नहीं है, ये एक ही गाड़ी की दो पहिए वाला रिश्ता है। एक ख़राब हो या दूसरा गाड़ी, दोनों सूरत में आगे नहीं चल पाएगी। मगर वो आज भी वही ज़मीन थी, सलाह जो बड़े ज़र्फ़ वाली, भाई के सामने शोहर की सफाई देने वाली और शोहर के सामने भाई का दिफा करने वाली। उसको उन दोनों से मोहब्बत थी। मम्मा दादो बाहर आई हूँ, अपनी सोचों में गुम थी जब अपनी बेटी की आवाज़ पर चौंकी। 5 साल गोलमटोल सी शरारती बच्ची, जिसकी शख्सियत ना तो ज़्यादा माँ पर थी ना बाप पर, वो अपने मामू जैसी लगती थी, इसलिए इब्राहिम की ज़्यादा तवज्जो पाने में भी नाकाम थी। मगर फिर भी बीवी ने ना सही बेटी अजीज़ ही थी। वो अब उठकर सास के कमरे की जानिब चल दी। वैसे भी अब इब्राहिम ने कौन सा 1-2 दिन तक घर जगह चक्कर भी लगाना था। वो अपनी बैठक में अपने हम ज़ोक दोस्तों के साथ पार्टी मना रहा था। हर किस्म की ड्रिंक और कंपनी मौजूद थी। दोस्त मस्त मगन थे। उसके खास आदमी ने कमरे में दाखिल होते ही उसे तलाशा, फिर आकर कान के करीब झुककर अर्ज गुजारो किया। सरकार, वो 1 घंटे बाद अपनी दोस्त के साथ पीसी में रात खाना खाने आने वाली है। वहाँ उनके नाम का
मेस्पक है। हुक्म हो तो इधर ले आएँ, ना ना बिल्कुल नहीं, ऐसी गुस्ताखी का सोचा भी मत। पीसी में आ रही है ना, तो उसकी वाली वाली मेज़ के बिल्कुल सामने का मेज़ बुक करवाएँ। गाड़ी तैयार रखो, मैं जाऊँगा। जी सरकार, हो जाएगा। मुलाज़िम वहाँ से हट गया। वो इब्राहिम अपने सामने मौजूद मैं में गुम हो गया। किसी ख़ास को मिलने का नशा अभी से असाब पर सवार हो रहा था। वो अपने ही किसी ख़्याल पर हँसा और हँसता ही चला गया। पूरे 1 घंटे बाद नहा धोकर शरीफ़ों वाले सारे हथियार सजाकर वो रेस्टोरेंट में अकेला दाखिल हुआ। बैरी ने उसकी बुकशुदा मेज़ पर तक रहनुमाई की, जहाँ बैठते वक़्त वो बिल्कुल अनजान और लाइलम बन गया, कि जैसे वो जानता ही ना था कि दूसरे मेज़ पर वहाँ पर मौजूद आज की सबसे हसीन औरत का मुँह की जानिब नवाला लेकर जाता हाथ बीच राह में ही क्यों हायल हो गया। वो यकटक बगैर पलक झपकाए उसे देख रही थी। वो अपने साथ बैठी औरतों को भूल गई, भरे पड़ते रेस्टोरेंट को भूल गई। बस याद रहा तो वो सहारा। आर यू फीलिंग ओके? उसकी बर्गर दोस्त ने गंदा हिलाकर दरियाफ्त किया। उसको फोकस टूटा। बेदिली से मुस्कुराते हुए हजल से बोली, यस आई एम फाइन, एक्सक्यूज मी, I need to use a fresh room. Please carry on. I'll be right back. Right back. अपना पाउच लिए कामती टांगों से वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। उसका दिल यूं महसूस हुआ पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। वॉशरूम में आईने के सामने खड़े होकर हथेली पर ठंडा पानी लगाकर अपने गालों पर मिस का किया, जहां से धुआं सा लगता महसूस हो रहा था। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला, मगर अंदर अंदर आने वाली कोई खतून नहीं, बल्कि एक बैरा था। सहरा मैम जी, मैं ही हूँ। बैरे ने एक चिट के साथ कार्ड की उसकी जानिब बढ़ाई। इब्राहिम साहब ने आपके लिए दिया है। उसने कांपते हाथों से दोनों चीज़ें थाम कर बैरे को टिप देने के बाद रवाना कर दिया। चट पर बड़ी मुख्तसर तहरीर दर्ज थी, ये मेरे कमरे की चाबी, अपने दोस्तों को रुखसत करके मुझे वहाँ मिलो। सहरा की तन मन में खुशी की लहर दौड़ गई। क्या अल्लाह यूं ही मेहरबान होता है। इब्राहिम उसी वक्त उसी इमारत में मौजूद था। वो ये भूल गई उसके माथे पर किसी और मर्द का नाम कंधा था, और जब औरत की पेशानी पर निकाह का नूर नूर चमक रहा हो, चाहे वो नूर कितना ही अनचाहा और गैर अहम लगे, इसका एहतराम लाजिम है। उसे उस नूर की बेहुरमती करने वाले के लिए ही हुक्म है। शब बारात और 27 के शब को जैसी मुकद्दस रातों में अल्लाह आम मुआफ़ी का ऐलान फरमाते हैं। गुनाह चाहे बकरियों के बालों के बराबर भी क्यों ना हो, अल्लाह की ज़ात ने कहा है, बंदा एक दफ़ा तौबा कर ले, मुआफ़ कर दूंगा। मगर इन लोगों को नहीं, जो निकाह के नूर की बेहुरमती करते हैं, जो ज़ना के मर्तकब हो। औरत मर्द की खेती है। हुक्म है कि खबरदार किसी मर्द को जायज़ नहीं कि अपनी खेती के सिवा किसी और पर नजर डाले। अपनी औरत का हक किसी और को देख तो औरत के लिए कितना सख्त हुक्म होगा, उसका अंदाज़ा लगाना ही मुश्किल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, औरत मर्द की गैर मौजूदगी में उसके घर बार की हिफाजत करती हो, अपने मर्द की इमारत में किसी किस्म की खयानत ना करे, 5 वक़्त की नमाज़ी हो, अपनी शर्मगाह की हिफाज़त करने वाली हो, उसकी इजाज़त है। जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। औरत नाम ही वो वफ़ा का है। वफ़ा के बगैर वो बंजर ज़मीन है, जिस पर कभी कोई फूल नहीं उगता। उस रौद के इब्तदाई हिस्सों में अपने दोस्तों से सर दर्द का बहाना करके बाहर को निकलने वाला ड्रामे करने के बाद ऊपर यूटल के प्राइवेट सूट में अपने पुराने शनासा को मिलने जाने वाली औरत सब भूल गई। वो एक इज्जत वाली बाप की बेटी होकर क्या गाली जैसा काम करने जा रही है। वो माँ जैसे मुकद्दस रुतबे पर फाइज होने के बावजूद अपनी कोख से जन्म लेने वाले मुकद्दर में जैसे कैसी अजीज और अंधेरों भरी जिंदगी लिखने जा रही है। उसका रोशन पेशाने और ज़हीन आंखों वाला बेटा कैसी अपने ना तो उन हाथों से माँ की मिली कालक धोएगा, बेटी का क्या नाम लेकर बड़ी हो गई, मुआशरे में सर उठाकर कैसे चलेगी, ये ख्याल तक ना आया। अपनी नफसानी ख्वाहिशों के पीछे किसका जायज़ जीने का हक ख़त्म करने जा रही हो। उसके ना तो कदम इस खौफ से रुके, ना दिल को कांपा कि अपने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाकर मैंने एक शख्स को अपने हुकूक सौंपे थे। वो इतना प्यारा शख्स मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, आज तक मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता आया है। मेरी मर्जी ना हो तो मुझे महीनों तक हाथ नहीं लगाता, मुझे सर छुपाने को मजबूत छत दी है, दुनिया की हर नेमत खाने की मेज़ पर मुहैया करता है, मेरी गलती पर भी मुझे माफ़ कर देता है। दरगुजर करने वाले मैं इतना नायाब शख्स के साथ ये करने जा रही हूँ, उसकी अच्छाइयों की इतनी गंदी सज़ा कि वो ना जी तो
में रहे ना मरो में। उसने कार्ड दरवाजे में डाला और एक क्लिक की आवाज़ के साथ लॉक खुल गया। अगले लम्हे कमरे के दाखिल अंदर होने के बाद उसने दरवाज़ा पीछे बंद कर दिया। कमरे की सारी फैंसी रोशनियाँ जल रही थी। सामने ही सोफे पर टांग रखे इब्राहिम बैठा फ़तह मंद निगाहों से उसको सर से पाँव तक देखता रह गया। दोनों ही बेखुदी से एक दूसरे को देखते चले गए। एक दूसरे को देखते चले गए। दोनों की मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई। तो पहली नज़र में ही उसके हसन के सामने घुटने टेक गया। और हसन को तो पसंद ही है लोगों को शैदा करना। हर गुजरते दिन के साथ बाहर घूमना, पार्टीज में इकट्ठे जाना मामूल बन गया। इब्राहिम खूबसूरत नहीं था, मगर उसके पास अल्फाज का ना ख़त्म होने वाला ज़ख़ीरा ज़रूर था, जिसने सहारा को सर से पैर तक यूं अपने शहर में झगड़ा। वो इब्राहिम को लेकर अपने बाप के आगे ले गई। शादी करनी है तो उससे करवा दें, इसके अलावा कोई और नहीं चलेगा। जलाल गिलानी तजुर्बाकार इंसान था। अकेले में इब्राहिम को अपने ऑफिस बुलाया और 1.5 करोड़ का चेक उसके सामने रख दिया। मेरी बेटी चाहे ये या इससे काम चल जाएगा। उसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का पहला अंडा देखकर ही मुर्गे के गले पर छुरी चला दी। उसके बाद वो सहारा को कहीं नजर ना आया। आखिर मजबूर होकर बाप की मर्जी के सरदार अहमद यार से शादी कर ली और आज वो सामने मौजूद था। उस दिन हम तुम्हारे साथ वो औरत कौन थी? वो दरवाजे से हटकर आगे बढ़ी, अपना पाँव जो मेज पर रखा और अपने लिए एक गिलास में पानी डालकर उसके बाद बिल्कुल सामने दूसरे सोफे पर बैठी गई। वो मेरी बीवी है। शादी पसंद से की होगी, करना यही चाहता था, मगर जो पसंद थी वो दशरथ से दूर थी। इससे फिर माँ को राजी कर दिया। मैं तो आज तक इन्हीं रास्तों पर भटक रही हूँ। दशरथ से दूर जो तुम हो गए थे, ढूंढती मैं तुम्हें रही हूँ। तुम्हें तो मेरे घर का इल्म था। मेरा पता तो आज 12 साल बाद भी वही है। जब तक तुमने तो अपना पता 12 साल पहले ही बदल लिया था। ये झूठ है सारा। इस वक्त तुम एक ब्यूरोक्रेट की कोठी में रहती थी, अब एक बैरिस्टर के बंगले में रहती है। तुम्हारा नाम भी बदल गया है। ये सारी तब्दीलियां वक्त की ज़रूरत होती हैं लोगों को एहसास करवाने के लिए कि हम अभी ज़िंदा हैं। सारी तब्दीलियां तो मुझे हमें आई हैं। पहले से मोटा हो गया, तब लड़का था, आज मर्द के रूप में तुम्हारे सामने हूँ। तुम औरत होकर भी वैसी की वैसी कैसे हो? ये खुदाई का बख्शा एहसास है। इस इंसान को फैलने फूलने के नहीं देता, जो कर रखता है। मगर सारी मशक्क़त मेरे हिस्से में आई थी। तुम्हें तो इसने आज़ाद ही रखा है। जो वक्त गुजर गया वो वापस नहीं आना। मगर क्या जो घड़ियां अब मिली हैं उनको भी ऐसे ही जाने दूँ? तुम्हारे मेरे साथ दरमियान तुम्हारी बीवी खड़ी है। तुम्हारे दिल में वो होती तो तुम यहाँ मौजूद ना होते। अगर मेरे दिल में भी मेरा शोहर मौजूद होता तो मैं भी यहाँ ना होती। मैं उसके दिल से इस लम्हे उतर जाऊंगी जब वो मुझे तुम्हारे साथ देखेगा। मगर औरत के दिल से मर्द को निकालना इतना आसान नहीं है। तुम अपनी बीवी के दिल से पहले खुद को निकाल कर आओ, बाकी बातें इसके बाद होंगी। अभी मुझे जाना है। अगर शर्त मंजूर हो तो मुझे बता देना। वो अपनी जगह से उठी, पाउच पकड़ा और बैरूनी दरवाजे की चाबी पड़ गई। इब्राहिम उसके पीछे नहीं गया, ना ही मिन्नत से माजत की। वो जानता था आज कमरे तक आई है, कल बेड तक भी खुद ही आज आएगी। बड़ाई का सिर्फ पहला कदम मुश्किल होता है। जो इंसान इधर डर कर भाग जाए वही बच जाता है, जो डट कर खड़ा रहे वो डूब जाता है। वैसे भी वो गरम गरम खाकर मुंह जलाने वालों में से नहीं था। तो ये था आज के नंबर के पार्ट का एंड। कैसा लगा आप सब लोगों को नंबर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। जिससे अभी तक मेरा चैनल लाइक है सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी देखकर सब्सक्राइब मेरा चैनल, आप सब बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल इस नंबर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।